नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो, आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप फिर से एक नए जोश, नई उमंग, नई एनर्जी के साथ शुरुआत कीजिए और ये जो साल है ना, आपके दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित होगा और इसी साल फाइनली आपकी सिलेक्शन की इबाबत लिखी जाएगी। और आर्टिकल्स की बात करें, आज देखो हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के, एक बिजनेस लाइन का। सबसे पहले बिजनेस लाइन का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम हिंदू का ही डिस्कस करेंगे जुडिशरी में आइडियोलॉजिकल शिफ्ट से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताइए। इंट्रोडक्शन में आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद मेकिंग कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमंस। मतलब कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो इस बात से कंसर्न है कि कंप्यूटर्स को ह्यूमंस की तरह बिहेव करवाया जाए। सिंपल से सिंपल एग्जांपल है, देखो आप गूगल में कुछ लिखते हो, आपने अभी सेंटेंस आधा ही लिखा है लेकिन गूगल आपको रिकमेंडेशंस देने लगता है। ये एक सिंपल एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मशीन जो है वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रही है, मशीन समझ रही है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या लिखना चाहते हो, तो वो उस सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश करती है, आपको रिकमेंडेशंस देती है कि आप क्या लिखना चाहते हो। 6-7 लाइनें आप कुछ लिख के देखिए गूगल में, आप आधा सेंटेंस लिखोगे, आपके सामने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, आप उनमें से एक चूज कर सकते हो। तो इसमें गूगल जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा है, आपको रिकमेंडेशंस दे रहा है, क्या आप ये लिखना चाहते हो। तो ये तो बात हुई सिंपल डेफिनेशन की। अब बात करते हैं आर्टिकल की। देखो 2020 और 2021 पूरा निकल गया कोविड-19 की महामारी के कारण, समझ ही नहीं आया कैसे गए ये 2 साल, कैसे बीत गए। और 2022 में भी कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये परेशान कर रहा है। तो देखो इस कोविड-19 की महामारी में ना मशीन्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ब्लू डॉट। इन्होंने ही, इस प्लेटफॉर्म ने ही सबसे पहले बताया था वुहान में कि एक असामान्य निमोनिया फैल रहा है, जो कि बाद में कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 की महामारी निकली। इसके बाद आर्टिकल में डिस्कस किया जाता है किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन बीइंग्स की जो कैपेबिलिटी है उसे और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। देखो एक टर्म है यहाँ पे ट्रांस ह्यूमंस। ट्रांस ह्यूमंस देखो वो लोग होते हैं जो दिखते तो ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही हैं, लेकिन जिनकी इंटेलिजेंस, जिनकी एबिलिटी ह्यूमन बीइंग्स के स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आज के समय में जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो ट्रांस ह्यूमंस की फॉर्म में इमर्ज होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ऐसी टेक्निक्स, ऐसे टूल्स आज के समय में उपलब्ध हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की कैपेबिलिटी को एकदम से इंक्रीज कर देते हैं। सिंपल एग्जांपल है, आप में से बहुत से लोग तो जानते हैं क्रोम में ना एक एक्सटेंशन है ग्रामरली। किस प्रकार से आप जो भी सेंटेंस लिखते हो ना, गलती करते हो, ग्रामरली आपको बता देता है ये जो एक्सटेंशन है क्रोम में कि आपने यहाँ पे गलती की है। मतलब आपकी लैंग्वेज स्किल को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे टूल्स आज के समय में मार्केट में उपलब्ध हैं। आप किसी को मेल भेजते हो तो पता लग जाता है, ये जो एक्सटेंशन है ना आपको बता देता है कि आपने सेंटेंस में यहाँ पे गलती की है। उसी समय आप उसे इंप्रूव कर देते हो। ना सिर्फ बताता है बल्कि रिकमेंडेशन भी देता है कि आपने जो लिखा है ना, जैसे ए वुड लिखा है, ए नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिंपल वुड आना चाहिए। तो सोच के देखिए, बेसिक गलतियां आप नहीं करोगे इस ग्रामरली एक्सटेंशन की सहायता से। और एग्जांपल देखिए ना, गूगल मैप है, सिंपल एग्जांपल है। पहले तो हम सब पूछ पूछ के जाते थे, हालांकि अभी भी पूछ लेना चाहिए रास्ता तो, लेकिन गूगल मैप की सहायता से आप एग्जैक्टली आज के समय में वहीं पहुंच जाते हो जहां पे आपको पहुंचना है। आप बोलोगे कई बार गूगल मैप मरवा भी देता है, वो बात अलग है। मतलब ये
डिसएडवांटेजेस में आएगा टेक्नोलॉजी के, लेकिन फिलहाल हम एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं, कैसे इस प्रकार की टेक्निक्स, कैसे इस प्रकार के सिंपल टूल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं। यानी आज के समय में जो ह्यूमन बींग्स हैं इन टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रांस ह्यूमंस की फॉर्म में इमर्ज हो रही हैं। ट्रांस ह्यूमंस मतलब ऐसे ह्यूमंस जो दिखते तो ह्यूमन बींग्स जैसे ही हैं, लेकिन जिनकी स्किल्स, जिनकी कैपेबिलिटी ह्यूमन बींग्स के स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है। आज के समय में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है ना वो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में हो रहा है। जैसे आप मेडिसिन का एग्जांपल लीजिए, देखो मान लीजिए अल्ट्रासाउंड है, अगर आप कंप्यूटर में पुराने हजारों पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड की कॉपीज एंड रिजल्ट्स अपलोड करते हो और उसके बाद आप नया अल्ट्रासाउंड का टेस्ट देते हो ना कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को पढ़ के कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, कहाँ पे। बल्कि कई बार ऐसा हो सकता है कि शायद डॉक्टर गलती कर दें, लेकिन इस प्रकार से अगर हजारों पुराने पेशेंट्स का रिजल्ट अपलोड किया जाएगा ना कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसी के आधार पे बता सकता है कॉपी को देखते हुए कि पेशेंट को यहाँ पे ये दिक्कत है। अभी तक की डिस्कशन में देखो दो आइडियाज आपके मन में पक्का आए होंगे, नहीं आए तो आने चाहिए। मतलब अभी तक तो मशीनों की तारीफ हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ हुई है, तो आपके मन में हो सकता है एक ख्याल तो ये आया होगा, अरे यार ये मशीनें सारा काम ह्यूमन बींग्स का करती जा रही हैं और ह्यूमन बींग्स के बेचारों के पास में जॉब नहीं है, इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है। हो सकता है एक ख्याल ये आपके मन में आया हो। दूसरा ख्याल हो सकता है आपके मन में ये भी आया हो कि ठीक है मशीन ठीक है, रोबोट मूवी हमने भी देखी है रजनीकांत की, मशीनें गलती कर सकती हैं, ह्यूमन बींग्स की इंटेलिजेंस से बढ़ के मशीन की इंटेलिजेंस एक लेवल के बाद नहीं हो सकती। हो सकता है ये ख्याल भी आपके मन में आया हो। और तीसरी चीज़ जो आपके मन में स्ट्राइक की होगी वो ये है कि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे भी तो हैं, जैसे डीप फेक है, फोटो किसी की लगा दी, आवाज़ किसी की लगा दी, ऐसी वीडियोज़ आज के समय में सोशल मीडिया में कई बार देखने को मिलती हैं। तो इनकी वजह से समाज में राइट फैल सकते हैं, समाज में एनमिटी फैल सकती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ओवैसी की वीडियो चला दी, आवाज़ ओवैसी की है लेकिन ऐसा कुछ बुलवा दिया जो ओवैसी ने ढंग से बोला ही नहीं, तो फिर देखो दो धर्मों के बीच में कितनी नफरत बढ़ सकती है ऐसी चीज़ों से। यूएसए में ऐसी वीडियोस का इस्तेमाल हुआ था टेंशन्स फैलाने के लिए। तो खतरे भी हैं। बात ये है, तीन एस्पेक्ट हो गए। पहला एस्पेक्ट जॉब ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं बचेगी, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस हैं, और तीसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा। हालांकि देखो ये सारी चीज़ें आर्टिकल में नहीं है, बट हम तो कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस करते हैं ना। आर्टिकल तक हमारी जो सोच है वो लिमिट नहीं रहती, हमारी सोच आगे भी जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बात करें पहले जॉब्स की। गांधी जी का एक कंसेप्ट आपको याद है, ब्रेड लेबर वाला। क्या है वो कंसेप्ट? गांधी जी का कंसेप्ट ब्रेड लेबर वाला ये है कि हर एक इंसान को ना कम से कम इतनी लेबर जरूर करनी चाहिए कि वो अपने लिए 2 ब्रेड का जुगाड़ कर सके। ये मैंने बिल्कुल लेमन टर्म्स में बता दिया। एसेंस आप समझिए कि लेबर की डिग्निटी होनी चाहिए हर एक इंसान को। इवन जो अमीर भी है ना, उनको थोड़ी बहुत फिजिकल लेबर जरूर करनी चाहिए, उतनी जिससे कि वो अपने लिए 2 ब्रेड कमा सकें। अब आप बोलोगे मेंटल लेबर भी तो लेबर होती है, लेकिन गांधी जी का कंसेप्ट अलग था ना। वो फिजिकल लेबर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो लेबर की डिग्निटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली गांधी जी ने जब ये बात बोली ना, उस समय कंटेक्स्ट भी अलग था। उस समय फूड ग्रेन की काफ़ी कमी हुआ करती थी, अकाल बड़े बड़े आए थे आज़ादी से पहले, आपको याद होगा। तो गांधी जी ने थोड़ी बहुत ये बात ना उस संदर्भ में की थी कि हर एक पर्सन इस प्रकार से फिजिकल लेबर करेगा तो फिर अनाज की कमी नहीं होगी। समझ रहे हो? खैर, हमारा मुद्दा अभी फिलहाल गांधी जी का ब्रेड लेबर कंसेप्ट नहीं है। हमारा मुद्दा है प्रोडक्शन बाय मासिस और मास प्रोडक्शन। एक तरफ है प्रोडक्शन बाय मासिस, यानी जो मासिस है ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, और दूसरी तरफ मास प्रोडक्शन। पहले में क्या है? पहले में मजदूरों के प्रोडक्शन पे फोकस किया जा रहा है। जैसे कॉटेज फैक्ट्रीज पे गांधी जी ज़्यादा फोकस करते थे, हर घर में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार। मास प्रोडक्शन मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल, और बड़े बड़े मतलब एक साथ कई कई प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। मास प्रोडक्शन जब होता है ना, तो ह्यूमन बींग्स के लिए जॉब जाती हैं,
और प्रोडक्शन बाय मासिस में तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स को जॉब मिलेगी, क्योंकि मासिस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि कॉटेज फैक्ट्रीज का इस्तेमाल हो रहा है, हर घर में प्रोडक्शन हो रहा है। तो गांधी जी प्रोडक्शन बाय मासिस पर फोकस करते थे। बात देखो ये है, अगर मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो मास प्रोडक्शन होगा ना, जॉब्स कम बचेंगी। ये एक व्यू है। लेकिन इसका विपरीत व्यू ये है कि भैया अगर मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा ना प्रोडक्शन में, तो नई जॉब्स उपलब्ध होंगी। जैसे स्विगी जोमेटो की जॉब्स हैं, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन जॉब्स मिल रही हैं। उबर ओला है, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन नई जॉब्स जनरेट हो रही हैं। तो ये दूसरा व्यू है कि मशीनों का इस्तेमाल होता भी है ना ज़्यादा, तो नई तरह की जॉब्स जनरेट होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से जॉब्स अगर जाएंगी तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स आएंगी, सर्विस सेक्टर में जॉब्स आएंगी। तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोबोट्स जो हैं वो सारी जॉब्स को रिप्लेस कर देंगे, नई तरह की जॉब्स जनरेट होंगी। लेकिन हाँ, उसके लिए नई स्किल चाहिए ह्यूमन बींग्स को। तो ये विभिन्न सरकारों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने अपने नागरिकों को नई तरह की स्किल्स प्रोवाइड करें ताकि उनको नए डोमेन्स में जॉब मिल सके। जैसे देखो आज के समय में कोडिंग में कितनी जॉब उपलब्ध हैं, नई नई एप्लीकेशंस बनती हैं और कोडिंग में बहुत जॉब्स उपलब्ध हैं। वेबसाइट मेकिंग में, मतलब नई नई तरह की आज के समय में जॉब्स उपलब्ध हैं, बट उसके लिए चाहिए स्किल्स। ये दूसरा व्यू है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पहला एस्पेक्ट। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की। दूसरा और तीसरा एस्पेक्ट क्या था बताइए, भूले नहीं ना। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि लिमिटेशंस है मशीन की, कुछ भी कर लो, जो मशीन्स है ना वो इंसानों से ऊपर नहीं जा सकती। तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा भी तो है, जैसे डीप फेक है। एग्जाम्पल, आपने वीडियो किसकी चला दी, आवाज़ उसकी है लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा कुछ बुलवा दिया, इस प्रकार की चीज़ें। तो इसका सॉल्यूशन ना राइटर ये देते हैं, आप ना मशीनों का इस्तेमाल तो करो लेकिन ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, उनको इस प्रकार से इंपावर करने के लिए कि वो ज़्यादा बेहतर ढंग से डिसीजन ले सकें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1997 में IBM का एक कंप्यूटर था डीप ब्लू। इसने ना पहली बार वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। ये पहली बार था कि जब कंप्यूटर ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैस्परोव ने ना एक नई टेक्निक विकसित की, फ्री स्टाइल चेस। इसमें क्या था, दो कैंडिडेट आपस में खेलेंगे ना, ए और बी। तो ए और बी के पास ना मशीन की ऐसी पावर उपलब्ध होगी कि मान लीजिए बी ने चेस में ये मूव चला, मान लीजिए प्यादे को आगे बढ़ाया, तो ना कंप्यूटर शो करने लगेगा प्यादों को आगे बढ़ाने से इसका क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। प्यादा आगे जाके इसको मार सकता है, इसको मार सकता है, मतलब जो भी है, जो मूव दूसरे कैंडिडेट ने चला है ना, उस मूव के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, वो सामने वाले कैंडिडेट को कंप्यूटर बता देगा। डिसीजन वही लेगा सामने वाला कैंडिडेट की अब वो क्या चलना चाहता है, अब वो हाथी चलना चाहता है, घोड़े को चलना चाहता है, कुछ भी है। लेकिन कंप्यूटर जो है ना वो पॉसिबल मूव्स बता देगा कि आपके जो विरोधी कैंडिडेट ने ये स्टेप चला है ना, प्यादे को 2 कदम आगे बढ़ाया है, तो इससे ये रिजल्ट निकल सकता है। प्यादा जो है इसको मार सकता है, इसको मार सकता है, कुछ भी जो भी पॉसिबल मूव्स है ना वो कंप्यूटर बता देगा सामने वाले विरोधी कैंडिडेट को। और विरोधी कैंडिडेट है फिर उन मूव्स को देखकर, उन पॉसिबिलिटीज को देखकर फिर अपना स्टेप चलेगा। तो ये क्या है, ये है कि मशीन ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटी तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ना ह्यूमन बींग्स के द्वारा लिए जा रहे हैं। यही होना चाहिए। समझ गए क्या सॉल्यूशन है। जैसे डॉक्टर्स हैं, देखो डॉक्टर्स को ना मशीन्स जो है ना एक पैटर्न बता दें कि ये पैटर्न निकल के आ रहा है, फाइनल इंटरप्रिटेशन करें मशीन के रिजल्ट का डॉक्टर के द्वारा। समझ रहे हो, मतलब मशीन डिसीजन ना ले कि पेशेंट को क्या हुआ है, मशीन सिर्फ डॉक्टर को बता दे कि पुराने पैटर्न को देखते हुए इस पेशेंट को ये हो सकता है। तो उसी के हिसाब से फिर डॉक्टर जो है वो इंटरप्रिटेशन कर सकता है, उसी के हिसाब से डॉक्टर जो है वो दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
क्या कंटेस्ट है? देखो, चाइना की सरकार ने ना 30 दिसंबर को अनाउंस किया, हम अरुणाचल प्रदेश में 15 प्लेसेस के नाम चेंज कर रहे हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में 15 प्लेसेस के नाम चेंज करके चाइना ने अपनी तरफ से कुछ नाम रख दिए। आपको लगा होगा जब अरुणाचल प्रदेश में वो प्लेसेस हैं तो चाइना उनका नाम कैसे चेंज कर सकता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क देखो कुछ भी नहीं पड़ता है, बट इस मूव की सहायता से ना चाइना ये जताना चाहता है कि ये जो 15 प्लेसेस हैं ना अभी फ़िलहाल इंडिया में हैं, ये चाइना का पार्ट हैं। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स हैं लद्दाख रीजन में, तो ये जो चाइना का मूव है ना काफ़ी गलत समय पर आया है। टेंशन्स कम होने की बजाय बल्कि और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसका जवाब इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने दिया और बोला कि अपनी तरफ से इन्वेंटेड नेम्स असाइन करने से ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं हो जाती। अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इससे पहले भी देखो 2017 में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने अरुणाचल प्रदेश में 6 प्लेसेस को अपना ऑफिशियल नाम दिया था, लेकिन इस बार लिस्ट लंबी है। इस बार 6 नहीं 15 की लिस्ट है, जिसमें से 8 टाउन्स हैं, 4 माउंटेन्स हैं, 2 रिवर्स हैं, 1 माउंटेन पास हैं। इन सबको चाइना ने अपना नाम दिया है। ये जो 15 प्लेसेस हैं ना वो अरुणाचल के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। नॉर्थ में दिबांग वैली से लेके, वेस्ट में तवांग से लेके, ईस्ट में अंजा तक। जिस प्रकार से इन 15 प्लेसेस का चुनाव चाइना ने किया है ना नाम बदलने के लिए, उससे ये जाहिर होता है जैसे चाइना पूरे स्टेट पर अपना हक जताना चाहता है, पूरे अरुणाचल प्रदेश पर। एक चीज़ आप देखो, ये भी देखिए कि 1 जनवरी 2022 से ना चाइना का एक नया कानून लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। पिछले साल आपको याद होगा मार्च 2021 में चाइना ने एक कानून प्रपोज किया था, जिसमें कहा गया था कई जो चाइनीज़ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं ना वो स्टेप्स लेंगी चाइनीज़ टेरिटरी को सेफगार्ड करने के लिए। तो इस नया कानून ये जब आया था ना पिछले साल, तो चाइना ने कहा था कि ये कानून लागू होगा 1 जनवरी 2022 से। तो आज से ये कानून लागू होना स्टार्ट हो गया है। और उससे पहले चाइना का ये जो मूव है अरुणाचल प्रदेश में 15 प्लेसेस का नाम चेंज करना, इससे तो जाहिर होता है जैसे चाइना शांति चाहता ही नहीं है। पिछले साल जब ये कानून प्रपोज हुआ था ना, तो उस समय इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए थे कि इंडिया ने कहा था ये एक प्रकार से कोशिश है, ये जो नया चाइना का कानून है ना ये कोशिश है चाइनीज़ फोर्सेस लद्दाख रीजन में जो अभी आगे है ना उसको लेजिटिमाइज करने की। मतलब जैसे ये पहले LAC थी, चाइनीज़ फोर्सेस बढ़ के थोड़ी आगे आ गई, तो ये जो कानून है ना अब चाइनीज़ बॉडीज़ को कहता है कि आप चाइना की टेरिटरी की सुरक्षा करो। मतलब अब चाइनीज़ जो फोर्सेस आगे आ चुकी है ना वहीं पर रहेगी, उसके लिए ये नया चाइनीज़ कानून आया है, ऐसा इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला। चाइना ने कहा इसके जवाब में, देखो ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम कोई भी कानून बनाएं तुम्हारा क्या लेना देना। तो फिर इंडिया ने कहा ये आपका इंटरनल मैटर है, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था, तो वो हमारा इंटरनल मैटर था, तो आपने उस पर क्यों बोला? आप तो उसको लेके सिक्योरिटी काउंसिल में भी चले गए। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हो गई ना, आपका दोगलापन है। अंत में देखो कंक्लूजन में एक बात यही बोली जा सकती है, अगर देखो रिलेशंस को रीस्टोर करना है ना, पीस इस्टेब्लिश करनी है, तो बॉर्डर पे स्टेटस को मेंटेन करना होगा। दोनों देशों को एक दूसरे की सेंसिटिविटी पर ध्यान देना होगा। 15 प्लेसेस का नाम चेंज करना ये तो चाइना की प्रोवोकेशन है इंडिया के अगेंस्ट। ऐसे पीस नहीं आने वाली है भैया। ऐसे तो डिफरेंसेस जो हैं वो दोनों देशों के बीच बढ़ते जाएंगे। पीस लानी है तो पुराने एग्रीमेंट्स 93 के बाद पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं ना जिनकी वजह से पीस रही काफ़ी सालों तक, उनको आप रिवाइव कीजिए, स्टेटस को मेंटेन कीजिए, यूनिलेटरल कोई भी मूव मत लीजिए, तब जाके पीस मेंटेन रहेगी। अदरवाइज टेंशंस दोनों देशों के बीच और ज़्यादा बढ़ेगी और जिससे किसी भी देश को फायदा नहीं होने वाला है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी में आइडियोलॉजिकल शिफ्ट से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। इन्होंने हाल ही में 29 दिसंबर 2021 को एक स्पीच दी। कहाँ पर दी? बीजेपी एफिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच पर। स्पीच में इन्होंने ना ये बोला कि हमारे देश में ना
पुराने समय में, एंशियंट ईरा में लीगल सिस्टम काफ़ी अच्छा था। इन्होंने ये भी बोला मनु, कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, इनकी जो टीचिंग्स है ना उसको इग्नोर किया जा रहा है। आपने वैसे मनुस्मृति का नाम सुना होगा, कौटिल्य का नाम भी सुना होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र दिया। ये बताइए, क्या आपने कभी याज्ञवल्क्य का नाम सुना है? इनका ना जिक्र वहाँ पे आता है, वो उपनिषद है, कौन सा, एक सेकंड मुझे याद करने दीजिए, बृहदारण्यका ऐसा कुछ उपनिषद है। तो उस उपनिषद में इनका जिक्र आता है। ये प्रपोज करते हैं ह्यूमन लाइफ से संबंधित चीज़ों के बारे में, जो लाइफ है उसकी एग्जिस्टेंस, नेचर की एग्जिस्टेंस, उन सब के बारे में ये लिखते हैं। बृहदारण्यका उपनिषद, मतलब ठीक से मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, आई एम श्योर। खैर, कभी प्री में पूछ लिया जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। मुद्दा ये था कि जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने ये बोला कि इन सब की पुरानी टीचिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है। पुराने समय में इंडिया में लीगल सिस्टम अच्छा था। जज कहते हैं कौटिल्य की थ्योरी में किंग की ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, और किंग की ड्यूटीज़ के बारे में जो बताया गया है वो रामायण एज से चली आ रही थी। इसके बाद वो जुडिशियल करप्शन के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं, बृहस्पति को कोट करते हुए वो कहते हैं, करप्ट जज, फॉल्स विटनेस और ब्राह्मण का मर्डरर, इनको क्रिमिनल्स कंसिडर किया जाता था एक दूसरे के बराबर। तो राइटर कहते हैं, देखो उस समय ब्राह्मण्स के लिए इक्वल सजा नहीं हुआ करती थी, मतलब जो सजा बाकी नागरिकों के लिए हुआ करती थी वो सजा ब्राह्मण्स के लिए नहीं हुआ करती थी। ब्राह्मण्स को प्रिविलेजेस थी काफ़ी सारी। सिलेक्शन ऑफ जजेस पर वो रिकॉल करते हैं, सिर्फ ब्राह्मण्स को ही जज के तौर पे अपॉइंट किया जाता था, बाकी लोगों को नहीं किया जाता था। तो राइटर कहते हैं, देखो उस समय तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जो आज के समय में पॉसिबल भी नहीं है। जैसे अगर कोई ऑफिशियल ड्यूटी के समय किसी महिला एम्प्लॉय से बात करता था तो फिर उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान था। तो आप जो पुराने लीगल सिस्टम को जनरलाइज कर रहे हो ना, वो मत कीजिए। पुराने लीगल सिस्टम में बहुत कमियां थी। इसके बाद राइटर कुछ पॉलिटिक्स वाली बातें करने लगते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स चली थी ना, तो उस समय कुछ मेंबर्स ने ये प्रपोज किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पंडित गोविंद मालवीय, इनका सजेशन ये था कि हमारा प्रियम्बल जो है ना वो स्टार्ट होना चाहिए बाय द ग्रेस ऑफ परमेश्वर द सुप्रीम बीइंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इस लाइन से हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होना चाहिए, जो भी होता है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया। महावीर त्यागी ने 27 दिसंबर 1948 को ये सजेशन दिया था कि प्रियम्बल में ना पॉलिटिकल फ्रीडम के अलावा स्पिरिचुअल फ्रीडम का भी जिक्र होना चाहिए। लोकनाथ मिश्रा इस बात को चिंतित थे कि हिंदू कल्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिस प्रकार का संविधान बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एच.वी. कामत ने ये कहा था, आप ना यूरोप की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मिडिल एजेस में, मेडिवल ईरा में, तो उस समय ना धर्म के स्टेट और धर्म के बीच में ना लड़ाई हुआ करती थी सॉवरेनिटी को लेके। धर्म के लोग कहा करते थे हमारी चलेगी, जबकि स्टेट वाले यानी किंग कहा करता था कि आपकी नहीं चलेगी, मतलब अलग से रूल होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी और स्टेट के बीच में ना लड़ाई हुआ करती थी उस समय यूरोप में। अगर स्टेट के अंदर धर्म का इंटरफेरेंस बढ़ेगा ना तो वही लड़ाई इंडिया में भी देखने को मिलेगी। ये सब बातें एच.वी. कामत ने बोली थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमें यूरोप की हिस्ट्री से सीखना चाहिए और इस प्रकार का संविधान बनाना चाहिए कि सब स्टेट के चलने में ना धर्म का कोई इंटरफेरेंस ना हो। और वही हुआ। आखिरकार जो संविधान बना, आपने भी देखा कैसा संविधान बना है। राइट टू रिलीजन है, सबको अपना अपना धर्म प्रीच करने की आज़ादी है, लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है हमारे देश में। ये सिस्टम आज तक हमारे देश में काम भी करता आया है। आप बाकी देशों का एग्जांपल ले लीजिए, पाकिस्तान में किस प्रकार से रेडिकलिज्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस्लाम अपने धर्म को अपनाया था, बांग्लादेश ने भी इस्लाम को अपना धर्म अपनाया है ऑफिशियली। तो इन देशों का क्या हाल हुआ है, उसी प्रकार से हमारे देश में भी सिचुएशन आ सकती है अगर हम धर्म को ऑफिशियली अपनाते हैं या फिर संविधान में धर्म को लेके आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो आप जीएस पेपर 1 के सेकुलरिज्म में इस्तेमाल कर सकते हो। राइटर हालांकि थोड़ा पॉलिटिक्स फिर से लेके आते हैं, बोलते हैं कि रूलिंग पार्टी तो रिलीजन रिवाइवलिज्म की तरफ आगे बढ़ रही है, कम से कम जुडिशरी तो
लीगल रिवाइवलिज्म की तरफ आगे ना बढ़े। जुडिशरी की आइडियोलॉजी ये नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है हमारे संविधान में, लेकिन जज बाहर जाके, कोर्ट से बाहर जाके अगर तारीफ करता है रूरल पार्टीज के लीडर्स की, तो ये फिर उस देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है ना, वो वायलेट हो जाता है। राइटर का इशारा देखो साफ तौर पर 2-3 जजों की तरफ है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, फरवरी 2021 में जस्टिस MR शाह ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की थी और कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं पॉपुलर, लव्ड, वाइब्रेंट, विजनरी लीडर हैं। इसके अलावा एक और लीडर अरुण मिश्रा ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी फरवरी 2020 में। तो राइटर कहते हैं जजेस के द्वारा इस प्रकार से कोर्ट से बाहर पॉलिटिशियंस की तारीफ करना ठीक नहीं है। बेशक आपकी पर्सनल राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप उस राय को ना पब्लिक मंच पर जाहिर मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, कल को आपको उसी सरकार से संबंधित कोर्ट में फैसले भी देने हैं, तो जनता को यूं लगेगा कि जज तो हैं, कल तो वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे, तो कैसे ये इंश्योर होगा कि जज जो हैं वो अपना जो डिसीजन है वो इम्पार्शियल होकर देंगे। तभी तो जज जो है वो पब्लिक में कुछ बोलते नहीं हैं, किसी पॉलिटिशियन के बारे में, किसी इशू के बारे में। जो कुछ बोलते हैं वो कोर्ट में बोलते हैं, यही होना चाहिए। एक फेमस लाइन है, जस्टिस देखो होना ही नहीं चाहिए, जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। ये लाइन आप इस्तेमाल भी कर सकते हो जस्टिस से संबंधित आपको कुछ लिखना हो। तो ये सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जुडिशरी से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। नए साल की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।